नमस्कार दोस्तों। आईएएस विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस संकट की घड़ी में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। आईएएस विद्यालय आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा करेगा जो पेपर 3 यूपीएससी सीएससी मेंस की परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़े मुश्किल होते हैं। उन्हीं सभी सेक्टर्स पर आईएएस विद्यालय आपके साथ चर्चा करेगा। धीरे धीरे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और भी सेक्टर्स पे चर्चा करेंगे। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर की पर चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर। देश के विकास में, देश की फूड सिक्योरिटी के लिए इस सेक्टर में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। अगर सिर्फ आप नंबर्स की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो इंडियन इकोनॉमी में है, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन केवल 17% है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन डिपेंडेंसी की बात करें, जो एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करती हैं, तो वो अराउंड 54% है। इसीलिए हम इस बेस्ड पर इंडिया को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रीडम के बाद फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज था देश के सामने, क्योंकि उतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, काफ़ी ज़्यादा वेल्थ ड्रेन हो चुका था और हर वर्ग एक तरह से दबा कुचला ही महसूस कर रहा था। तो सबसे पहली समस्या, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप दूसरे डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। उस टाइम पे 1952 तक हमारा जो ग्रेन प्रोडक्शन था 52 मिलियन टन था। ना एडवांस टेक्नोलॉजीज थी, ना ही हमारे पास एडवांस टूल्स और एजुकेशन उतनी ज़्यादा थी उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन ने पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई वैरायटी सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड डिफरेंट टाइप के अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज़ स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे इसी चेन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए। एग्रीकल्चर इनपुट्स में डेवलपमेंट हुए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश की रीजनल इम्बैलेंस को कवर करने के लिए, और आज हम ग्रेन प्रोडक्शन में 285 मिलियन टन पर हैं। ये सब में फर्टिलाइजर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि हमारी एवरेज ईल्ड्स, क्रॉप्स की ईल्ड्स इंक्रीज करने में फर्टिलाइजर्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब हम उस रोल को समझेंगे, कैसे ये सेक्टर ने ग्रोथ की, इस सेक्टर्स में मेन प्लेयर्स क्या हैं, क्या इस सेक्टर्स के चैलेंजेस हैं, क्या इस सेक्टर्स में आज मेजर डेवलपमेंट हो रहे हैं। उन्हीं सब पर हम आज चर्चा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआत से पहले, सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, अगर सिर्फ एक डेफिनेशन की बात करें, जनरली अगर इस सेक्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको एक छोटा सा डेफिनेशन अगर दे देंगे तो ये आपके आंसर को थोड़ा डेकोरेट जरूर करेगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपकी सॉइल और प्लांट को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, वो फर्टिलाइजर होता है। इसका ओरिजिन सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जनरली वो होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे काउ डंग और बफेलो डंग वेस्ट, हाउस होल्ड वेस्ट, वेजिटेबल्स वेस्ट, सिटी कंपोस्ट, इस तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो हैं जिनका इनिशियल डेवलपमेंट लैब में हुआ है
और फाइनली कमर्शियल स्केल पर फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यूरिया, डीएपी, एनपीके, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है। सो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे जाएंगे। अगर हम न्यूट्रिएंट्स के बेस पर देखें, फर्टिलाइजर्स कंपोजिशन के बेस पर देखें, तो दो टाइप्स हैं। सिंगल न्यूट्रिएंट्स जो केवल एक न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूरिया इज ए नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, टीएसपी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर है। ये सिंगल न्यूट्रिएंट को रिक्वायरमेंट जो क्रॉप की और सॉइल की है उसको फुलफिल करते हैं। लेकिन क्या होता है कि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो सॉइल होती है वहाँ पर सिंगल न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर से उतना काम नहीं चल पाता है। सो उसके लिए काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद कुछ अलग अलग मिक्स कंपोजिशन के एनपीके फर्टिलाइजर्स बनाए गए, जो कि डिफरेंट रेशो में प्रिपेयर किए गए हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फेट। तो डिफरेंट कंपोजिशन में, तो इसका एक एग्जांपल है डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें कि बेसिक्स की, अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के नज़रिए से उतना ना हो सकता है। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये ज़रूर न्यूट्रिएंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस में नहीं हो सकता, आपको उतना ना लिखना पड़े। लेकिन मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट परसेंटेज में होती है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एनपीके फर्टिलाइजर्स। फिर सेकेंडरी मैक्रो थोड़ा सा कम परसेंटेज में रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर माइक्रो लेवल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट या सॉइल के लिए पीपीएम लेवल पर होती है, जिसमें मेनली कॉपर, आयरन, बोरोन, जिंक एट्सेट्रा। तो अभी अगर हम न्यूट्रिएंट्स के टारगेटेड यूज़ की बात करें तो हम लोग सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पर ही फोकस करेंगे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन का जो है इंपॉर्टेंट रोल जो लीफ की ग्रोथ के लिए रहता है। फॉस्फोरस का रोल जो जनरली रहता है डेवलपमेंट ऑफ रूट्स और फ्लावर और फ्रूट। पोटेशियम का इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टेम की ग्रोथ के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए एंड प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। सो ये आप जस्ट एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेस्ड ऑन देयर स्टेट। सो लिक्विड और सॉलिड, नॉर्मली 90% जो यूज़ होता है सॉलिड टाइप ही फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इनके क्या बेनिफिट हैं, क्या नेगेटिव हैं, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लिक्विड टाइप फर्टिलाइजर्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उनका क्या बेनिफिट होगा। सो उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सो सबसे पहले सॉलिड जैसा कि हमने कहा 90% सॉलिड टाइप यूज़ होते हैं, कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही इनका जो यूज़ करने के जो मेथड्स हैं उसके बेसिस पर इसका लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। दे विल थ्रोली इनटू द फील्ड एंड लॉसेस विल बी हाई। जैसे कि आप साथ में वाटरिंग करते हैं तो उसके बाद वाटर के साथ रन ऑफ हो जाते हैं काफ़ी सारा सॉलिड मटेरियल एंड लॉसेस विल बी वेरी हाई। इफ़ेक्ट स्लो होता है, ये एक अच्छा भी है क्योंकि धीरे धीरे ही हमें इफ़ेक्ट आता है और ये थोड़े लॉसेस को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम इसी कंपैरिजन में अगर लिक्विड टाइप की बात करें, यूजेस अभी बहुत कम है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हैं, लेस लॉसेस बिकॉज टारगेटेड यूज़ होता है, पर्टिकुलर टारगेट पोर्शन पर ही यूज़ करते हैं, रूट्स पर अप्लाई करते हैं, फर्टिगेशन प्रोसेस वाटर में आप मिक्स करके कर सकते हैं। रैपिड इफेक्ट बिकॉज टारगेटेड यूज़ है तो रैपिड इफेक्ट भी आता है, कंजप्शन कम हो जाता है ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर डूइंग टारगेटेड यूज़, बट यूज़ में हार्मफुल, हाँ एक हार्मफुल यूज़ हो सकता है बिकॉज अगर लिक्विड स्टेट में अगर आप मैनुअली यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस और सेफ्टी इक्विपमेंट्स देन इट मे हार्म because small droplets will go liquid into the environment and they may go, person may inhale and that will be the impactful for the health. So use proper mask, glues is the solution for this. अगर हम बहुत ही important stats पे आए फर्टिलाइजर्स के, किसी भी फर्टिलाइजर की हमारी डिमांड सिनेरियो, प्रोडक्शन और डिमांड सिनेरियो क्या कहता है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र इंडिया में यूज़ होता है, मैक्सिमम अराउंड 70% जो फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन है वो यूरिया का कंजम्पशन है।
सो यूरिया की जितनी डिमांड है हमारी, उसका 80% ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी 20% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स जो हैं 50% हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट 90% इंपोर्ट किया जाता है। ये इस सेक्टर्स के चैलेंज हैं जो मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। पोटास जो है 100% इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और कुछ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं, उसकी वजह से पोटास का जो फर्टिलाइजर्स हैं वो 100% इंपोर्ट बेसिस पे है। अगर टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो इंडिया की है फर्टिलाइजर्स की अराउंड 430 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें से यूरिया 250, डीएपी 45, कॉम्प्लेक्स टाइप डिफरेंट फर्टिलाइजर 95 एंड अदर बैलेंसेस। सो आप यहाँ पर एक आइडिया ले सकते हैं कि एक अच्छा बड़ा पार्ट हम लोग यूरिया का इंपोर्ट करते हैं। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सेक्टर का। क्या है कि यूरिया बहुत ही हाईली सब्सिडाइज रेट पर फार्मर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज़ है तो गवर्नमेंट केवल 23 रुपीज़ में ही आपको यूरिया प्रोवाइड करा रही है। अगर पर टन 100 रुपीज़ में बन रहा है तो केवल 23 रुपीज़ में ही गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करा रही है। 77 रुपीज़ का बर्डन गवर्नमेंट के अकाउंट में आता है। सो कहने का मतलब यह है अराउंड 77% प्रोडक्शन कॉस्ट इज सब्सिडाइज्ड। उसके बाद यूरिया मार्केट में आता है जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। प्रेजेंटली जो पर टन का रेट है अराउंड 5360 रुपीज़ पर टन सेलिंग प्राइस है। डीएपी का 50 kg का बैग 1200 रुपीज़ का है अभी मार्केट में। रिसेंटली जो ग्लोबल मार्केट प्राइस है वो 2400 का है। सो आप देख लीजिए अराउंड 1200 रुपीज़ पर बैग आपको सब्सिडी दी जा रही है। ये एक हाईली सब्सिडाइज प्रोडक्ट है और काफ़ी कंजम्पशन भी होती है डीएपी की। अभी रिसेंटली क्या है कि डीएपी के प्राइस काफ़ी हाइक हो गए थे मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में। सो पहले गवर्नमेंट ओनली 500 रुपीज़ का सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड करती थी, लेकिन रिसेंटली सब्सिडी नॉर्म्स चेंज किए गए और पर बैग 1200 रुपीज़ सब्सिडी दी जा रही है। यूरिया बैग प्राइस आपको काफ़ी सरप्राइज होगा कि फ्रॉम 2012 ऑलमोस्ट देर इज़ नो मच चेंज। 268 रुपीज़ पर 50 kg बैग। सो इतना अनचेंज्ड प्राइसिंग किसी भी और प्रोडक्ट का मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ही रहता है। अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, मेजर प्रोड्यूसर्स जो हैं इस सेक्टर के, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, इफ्को, आरसीएफएल, इंडोगल्फ, डीसीएम श्रीराम ग्रुप, क्रिप्को, टाटा अर्लियर यूरिया भी बनाते थे, लेकिन उन्हें यूरिया प्लांट दे सोल्ड टू यारा, इट्स फॉरेन कंपनी। HURL इट इज़ अपकमिंग, 3 यूनिट्स आर कमिंग, जिसमें कि आप कह सकते हैं हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड। सो इसमें क्या है, 3 यूनिट्स को, जो ओल्ड यूनिट्स थे उनको रिवाइवल हो रहा है, गोरखपुर, सिंदरी एंड बारोनी। तो ये यूनिट आने वाले हैं। इस सेक्टर की सबसे बड़ी जो हाईलाइट है वो है फर्टिलाइज़र सब्सिडी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट पे आप सब्सिडी देते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडी को थोड़ा समझते हैं। सब्सिडी क्या है, एक अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये डिफरेंस है प्रोडक्शन कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का, जो गवर्नमेंट बियर करती है। सो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट X एंड सेलिंग प्राइस Y, सो दोनों का डिफरेंस जो है वो सब्सिडी अमाउंट होता है। सो यूरिया की जो सब्सिडी है वो डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, और जो अदर एनपी के कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं उनके लिए डिफरेंट मेथोडोलॉजी है। स्टार्टिंग में क्या होता था, यूरिया की जो सब्सिडी के नॉर्म्स थे, एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 12% फॉर अदर चेंजेस वाज द लाइक दिस नॉर्म्स वर देयर। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव करने के लिए और कंपनीज को थोड़ा कम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या किया, एनर्जी के बेस्ड नॉर्म्स लेके आए। एनर्जी बेस्ड नॉर्म क्या होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा समझेंगे कि जो कंपनी, हम एक गाइडलाइंस फिक्स कर दिए कि अलग अलग कैटेगरी में
डिपेंड ऑन प्लांट का लाइफ भी देखना है, क्योंकि कुछ प्लांट्स नए हैं कुछ पुराने हैं, तो अलग अलग कैटेगराइजेशन करके उनके लिए एनर्जी फिक्स कर दी कि पर टन यूरिया बनाने के लिए आपको इतने गीगा कैलोरी आपका लगेगा, और उसके बेस पर ही आपको सब्सिडी का पेमेंट होगा। प्लस थोड़ा उसमें वेरिएबल कॉस्ट, जो आपके फिक्स्ड कॉस्ट के लिए थोड़ा पर टन और ऐड करके गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। सो इससे क्या होगा कि कंपनीज में एक एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, और गवर्नमेंट के पैसे भी काफ़ी इसमें सेव होने के चांसेस हैं और हो रहे हैं। टोटल यूरिया पे जो गवर्नमेंट एवरी ईयर खर्च करती है सब्सिडी पर, अराउंड 56,000 करोड़ खर्च करती है। फॉस्फेटिक और पोटास फर्टिलाइजर्स का सब्सिडी का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो हैं, जैसे कि पोटास और पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट और पोटेशियम हो गया, उनके लिए न्यूट्रिएंट्स बेस्ड सब्सिडी है, उनको पर केजी के हिसाब से उन पर सब्सिडी दी हुई है। जैसे किसी पर 18 रुपीज़ के आसपास है, और सल्फ़र पर बहुत कम है क्योंकि सल्फ़र थोड़ा चीप रहता है, तो सल्फ़र पर कम है। सो इस तरह से न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जितना उनका रेशो होगा, उस रेशो में उनका मल्टीप्लिकेशन करके फाइनल एमआरपी पर आपको सब्सिडाइज रेट में मिल जाएगा। सो इस पर अराउंड गवर्नमेंट जो है 26,000 करोड़ खर्च करती है। अब यूपीएससी के ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब जो है हम क्या बात करेंगे कि जो यूपीएससी के जिसमें इंटरेस्टेड होता है, तो इस सेक्टर में क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो इस सेक्टर में सबसे बड़ा जो मेजर डेवलपमेंट हुआ है, एनर्जी बेस्ड सब्सिडी। अब एनर्जी की जो बेसलाइंस बना दी गई हैं एनर्जी एफिशिएंसी एनहांसमेंट के लिए, और उससे क्या होगा, कंपनीज में एक कम्पिटिटिवनेस आएगा, डेवलपमेंट, नए नए प्रोजेक्ट्स, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, ये एक मेजर बूस्ट है। उसके बाद दूसरा क्या है, गैस बेस्ड प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं पहले क्या होते थे, नेफ्था बेस्ड थे। नेफ्था जो है पेट्रोलियम रिफाइनरी का एक बाय प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, एक मेन प्रोडक्ट ही कहेंगे, लेकिन उसका उतना यूज़ नहीं होता था, डिमांड नहीं थी, तो यहाँ पर डाइवर्ट हो जाता था। तो नेफ्था को गैस प्लांट्स में अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता था। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल डिटेल दे दूँ, यूरिया बनाने के लिए सबसे पहले अमोनिया बनाना पड़ता है, और अमोनिया आपको मिलता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन से, हेबर-बॉस्क प्रोसेस से। तो हाइड्रोजन आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन से मिलती है, बेसिकली या तो नेफ्था हो या फिर नेचुरल गैस हो। तो उसकी रिफॉर्मिंग के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद, दैट्स कॉल्ड रिफॉर्मिंग रिएक्शन, तो उसके बाद आप हाइड्रोजन मिलता है, और नाइट्रोजन आप एनवायरनमेंट से जो एयर में है वो लेते हैं, और दोनों की रिएक्शन के बाद अमोनिया प्रोड्यूस होता है। और अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे हाइड्रोकार्बन के साथ आया था, उसको भी अलग से सेपरेट करके यूरिया प्लांट में भेजा जाता है। वहाँ दोनों की रिएक्शन होने के बाद, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन के बाद यूरिया का प्रोडक्शन होता है। ये बेसिक टेक्निकल डिटेल आपके लिए। सो गैस बेस्ड प्लांट लगाएगा, क्योंकि गैस बेस्ड प्लांट जो है काफ़ी एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, लेस पॉल्यूटेड होते हैं, पोल्यूशन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि नेफ्था में पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता था, और गैस बेस्ड प्लांट आने के बाद काफ़ी क्लीन और एनर्जी एफिशिएंट प्लांट बन गए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। गैस नेटवर्क, गवर्नमेंट काफ़ी बड़ा गैस नेटवर्क बना रही है। सबसे पहला जो लाइन था HBJ पाइपलाइन, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, यूपी में आके वो टर्मिनेट होता था। अब उसके बाद उस नेटवर्क को काफ़ी डेवलप किया जा रहा है, अलग अलग टैप ऑफ लेके अलग अलग गैस ग्रिड्स डेवलप किए जा रहे हैं, अलग मेजर लाइंस डाली जा रही है गैस की, जिससे जितने भी प्लांट्स हैं, जो आने वाले प्लांट भी हैं, वो भी गैस नेटवर्क पर ही रहे। कोई भी प्लांट अब नेफ्था बेस्ड या LSHS गैसिफिकेशन बेस्ड ना रहे, जो पहले गैसिफिकेशन बेस्ड अमोनिया प्लांट होते थे। नए प्लांट्स लेके आ रही है, ज़्यादा कैपेसिटी वाले। क्या होता है कि बड़े कैपेसिटी वाले प्लांट्स की एनर्जी एफिशिएंसी और भी ज़्यादा होती है, तो नए प्लांट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गोरखपुर, बारौनी, सिंदरी, रामागुंडम, ये नए प्लांट्स आ रहे हैं। ओल्ड प्लांट्स का रिवाइवल, ये पहले ओल्ड प्लांट्स थे, अब उनको रिवाइव करके नया किया जा रहा है, पूरा स्क्रैप करके। रिवैम्प ऑफ द प्लांट्स, जो ओल्ड प्लांट्स थे, जो एनर्जी इनएफिशिएंट प्लांट थे, उनको रिवैम्प करके नए इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, नई नई एनर्जी सेविंग स्कीम्स लेके आई जा रही हैं, तो उससे उन प्लांट्स की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है। एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चेंज जो किया गया, 40 kg बैग का इंट्रोडक्शन। नॉर्मली जो है अभी तक हमारा 50 kg बैग आता था। तो फार्मर्स का एक माइंडसेट होता है कि हमें इतने एरिया में इतने बैग्स डालने हैं, एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है। इसी माइंडसेट को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 40 kg का बैग इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उससे क्या होगा कि जो कंजम्पशन है यूरिया का, उस पर काफ़ी इंपैक्ट आया, काफ़ी कम होने के चांस हुए। तो अभी माइंडसेट वही है कि हमें इतना kg का बैग डालना है, तो एक थोड़ा सा चेंज के लिए
40 kg का बैग इंट्रोड्यूस किया। और इसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी इजी है, किसान को एक प्लेस से लेके जाने के लिए भी वेट भी कम हो गया। तो अगर खेत पे लेके जाना है तो ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें माइंड में रख के, बट मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो कंजम्पशन कम करना है। नीम कोटेड यूरिया, पहले क्या होता था, यूरिया का अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था, मीन्स इसको ब्लैक मार्केटिंग मैं कहूँगा, तो उसको काफ़ी डाउन स्ट्रीम केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता था। उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि यूरिया बहुत चीपेस्ट कमोडिटी है, 5 रुपीज़ पर के अप्रॉक्स मिल रहा है आपको, सो उसको डाउन स्ट्रीम में केमिकल इंडस्ट्री में या अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ किया जाने लगा सब्सिडाइज्ड यूरिया को। सो गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए क्या किया, सभी कंपनीज को बोला नीम कोटेड यूरिया आप यूज़ कीजिए। नीम कोटेड यूरिया का आपको थोड़ा सा बता दूं, नीम कोटेड यूरिया क्या है कि जब यूरिया का प्रोडक्शन हो जाता है, जो उसके ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया जाता है। सो उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री में यूज़ होने लायक नहीं रहता है। बट इससे क्या है, उल्टा जो है किसान के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नीम कोटेड यूरिया पे एक लेयर बन जाती है, जिससे इसका जो डिजोल्वनेस है वो रेट जो है स्लो हो जाता है, और स्लो न्यूट्रिएंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, वो काफ़ी फायदेमंद है, जिससे कि लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं जब आप इसको अप्लाई करते हैं। एक एक और जो मेजर डेवलपमेंट हुआ इस सेक्टर में, लिक्विड इंट्रोडक्शन ऑफ लिक्विड फर्टिलाइजर। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है कि जिससे कंजप्शन काफ़ी कम हो जाए, टारगेटेड यूज़ हो। जैसे ड्रिप इंटीग्रेशन, जैसे स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन की बात चल रही है, तो वो इसको सप्लीमेंट करेंगे। आप सीधे रूट पर अप्लाई करेंगे, या फिर अगर स्पेसिफिकली आपको कहीं लीव्स पे कोई अगर कोई डिसीज़ है तो उस पर अगर अप्लाई करें तो डायरेक्ट आप टारगेटेड डिलीवरी कर सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र उसके लिए है। फिर एक बायो फर्टिलाइज़र वाला पार्ट, जैसे कि हम लोग आज सब तरफ देखते हैं कि सस्टेनेबल एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात चलती है, तो बायो फर्टिलाइज़र इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र से क्या है कि सबसे पहले बायो फर्टिलाइज़र कहाँ से आ रहे हैं। एक तो जो विलेजेस में जो वेस्ट है, जो वेजिटेबल वेस्ट है या काउ डंग और बफेलो डंग वेस्ट है, उसको यूज़ किया जा रहा है। प्लस सिटी कंपोस्ट, जो सिटी का जो कंपोस्ट है उसको क्या है कि फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट किया जा रहा है साइट्स पे, और उसको शिफ्ट किया जा रहा है आपके फार्म्स पे। सो उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, और उसके लिए पॉलिसी प्रमोशन ऑफ सिटी कंपोस्ट जो गवर्नमेंट लेके आई है, फर्टिलाइजर कंपनीज को बोला गया है आप सिटी कंपोस्ट को प्रमोट कीजिए और आपको बेचिए, हम आपको उस पर भी थोड़ी सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे और प्लस प्रमोशन कॉस्ट भी देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेके आई है। उससे क्या होगा, सिटी में जो वेस्ट के जो बड़े बड़े एक माउंटेन जैसे बन गए, उनकी हाइट भी कम होगी, रिस्क भी कम होगा, एंड प्लस एक सस्टेनेबल यूज़ भी होगा। फिर डीबीटी ऑन सब्सिडी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं फार्मर, उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र सब्सिडी की एक पायलट स्टडीज़ चल रही हैं, कुछ पायलट बेसिस पर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में किया जा रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। उसकी एक रिपोर्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम कभी डिटेल में एक चर्चा करेंगे। तो हम उसके लिए एक अलग से एक प्रेजेंटेशन रखेंगे कि क्या क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या क्या हम लोगों को इम्पैक्ट हुए हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, एक्चुअली फर्टिलाइज़र सेक्टर भी आजकल काफ़ी एडवांसमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आपकी सॉइल हेल्थ का एनालिसिस करने के बाद स्पेस टेक्नोलॉजी जो है डायरेक्टली यूज़ की जा रही है सॉइल की हेल्थ एनालिसिस में, और वो डाटा इनपुट जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को। सो वो लोग रिकमेंड कर सकें फार्मर्स को आपको कौन से फर्टिलाइज़र अप्लाई करने हैं। तो उसी कड़ी में क्या है, प्रमोशन ऑफ बैलेंस यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सो क्या होता है कि फार्मर्स में एक माइंडसेट होता है कि यूरिया डालो और आपका ईल्ड बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा अवेयरनेस है, एजुकेशन की थोड़ी कमी है। धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, KVKs बनाए जा रहे हैं, और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं या फैकल्टीज़ हैं वो भी रेगुलरली फील्ड विजिट करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बैलेंस यूज़, आपको कौन सा न्यूट्रिएंट्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट की काफ़ी पॉजिटिव स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड। अराउंड 4 करोड़ के आसपास अभी हेल्थ कार्ड इश्यूज़ भी हो चुके हैं। तो उसमें काफ़ी ऑल न्यूट्रिएंट्स जिसकी डेफिशिएंसी का रिकॉर्ड रहता है, एक तरह से आपका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड है कि आपकी सॉइल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हैं या डेफिशिएंसी है। सो उसके अकॉर्डिंग उसी मिक्स में आप फर्टिलाइज़र यूज़ करें, ना कि सिर्फ यूरिया ही यूज़ करें। यूरिया की हाई कंजम्पशन का एक सबसे बड़ा रीज़न यही है माइंडसेट कि हमें सिर्फ यूरिया यूज़ करना है, और एक सबसे चीपेस्ट भी है, क्योंकि बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन की वजह से यूरिया का कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होता है। यूपीएससी के लिए एक फेवरेट टॉपिक रहता है किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन और फैक्टर का, बट अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की,
ऐसे कुछ ही स्पेसिफिक रीजंस हैं जो फर्टिलाइज़र सेक्टर को, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए, नेचुरल गैस का, प्लस वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री है तो वाटर भी चाहिए, वाटर सोर्स नियर बाय होना चाहिए। पावर पावर जनरेशन का क्या है कि ग्रिड से पावर चाहिए, बट जनरली फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है अपना कैपेटिव पावर प्लांट रखते हैं। कैपेटिव पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि अपनी पावर जनरेशन करते हैं, सफिशिएंट जितना उनकी रिक्वायरमेंट है उतना वो खुद से जनरेट करते हैं। फिर तीसरा क्या है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट एक माइंडसेट रखती है कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है मिनिमम हो जाए। सो आपको सभी रीजन जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ पर फैक्ट्रीज लगाई जाए, जिससे रीजनल डिफरेंस कम किया जाए। ट्रांसपोर्टेशन वन स्टेट टू में एक दो तीन लोकेशन ऐसे बनाया जाए की लोकेशन कि पूरा स्टेट कवर किया जाए। तो इस तरह का भी एक माइंडसेट रहता है। प्लस बल्क प्रोडक्शन होता है तो आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेल की कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री गेट तक आपको रैक्स में यूरिया को सप्लाई करना है। प्लस काफ़ी बड़े प्लांट्स होते हैं तो आपको लैंड भी चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इसमें जो की पॉइंट निकल के आता है यूपीएससी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, देखिए वाटर, पावर और रेल सब दीज आर द मोस्टली कॉमन फॉर द इंडस्ट्रीज, बट रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है ये एक की पॉइंट है, तो इसको आप उठा के हाईलाइट कर सकते हैं। आजकल सस्टेनेबल यूज़ की जैसे हम बात करते हैं, वी आर वेरी मच अवेयर अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। सो अगर हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को प्रॉपरली यूज़ करेंगे सस्टेनेबल वे में, तो हमें तीन बेनिफिट हमें मिलेंगे। पहला, इकोनॉमी, आपका इंपोर्ट बर्डन कम हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो सब्सिडी है वो आपकी कम हो जाएगी। सो वो जो पैसा बचेगा दैट कैन बी यूज्ड इन अदर सेक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट। सेकेंड वन इज़ द ह्यूमन हेल्थ। जितनी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हैं वो काफ़ी पॉल्यूटिंग और एमिशन करती हैं, तो उसमें भी काफ़ी कमी होगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है कि आपका पोल्यूशन लेवल्स कम होंगे, तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एनवायरनमेंट, जैसा कि मैंने कहा पोल्यूशन होता है तो उससे काफ़ी एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है, आपके आसपास के फ्लोरा फ्यूना पे भी इम्पैक्ट होता है, तो उस सब के लिए भी काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज़ होता है तो आपकी सॉइल डैमेज होती है, और जो सॉल्ट्स का और रन ऑफ होता है दे विल गो टू द वाटर बॉडीज़, एल्गल ब्लूम्स और तरह तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट में इससे क्रिएट होती हैं। ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से क्या हो रहा है कि फूड्स में डिफरेंट टाइप के मेटल्स और इंग्रेड्स कर जाते हैं जो मोर देन दैट लिमिट, जो हमारी फूड की हेल्थ सेफ्टी की जो लिमिट्स है उन्हें क्रॉस करके ह्यूमन हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ थोड़ा इंटरलिंक्ड है। और इकोनॉमी जैसे हम डिस्कस किए ही हैं, इकोनॉमी पे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता ही है। अब हम अगर डिस्कस करें कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, तो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र सबसे पहले जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स का रन ऑफ होता है फार्म से, वो फार्म से वाटर बॉडीज़ में जाते हैं, वहाँ पे अलगल ब्लूम्स क्रिएट करते हैं। वाटर बॉडीज़ में डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और उससे पूरा जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है उसको इफेक्ट करता है। सेम इट इज़ लिंक्ड विद द वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एज वी डिस्कस्ड, द एमिशन फ्रॉम द फैक्ट्रीज, एमिशन फ्रॉम द आफ्टर अप्लाइंग द फर्टिलाइजर टू द फार्म्स, सो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जो हाईलाइट करने के लिए है, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ज़्यादा जितना आप यूरिया यूज़ करेंगे या अदर फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे तो सॉइल एसिडिक हो जाती है, एसिडिक नेचर की हो जाती है। प्लस जैसे ही वाटर आता है तो आप वाटर के रिएक्ट होके एक्सेसिव सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड हो जाती है। एंड लॉन्ग टर्म में इनिशियली हमें लगता है फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से ईल्ड बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ईल्ड इंक्रीज नहीं होती है, फर्दर सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रीड होना स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन हेल्थ जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ पे काफ़ी इंपैक्ट होता है। ईल्ड रिडक्शन जैसे कि अभी डिस्कस किया हमने, अगर आपकी सॉइल की हेल्थ ही डिग्रेड हो गई तो स्लोली आपका ईल्ड भी डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह के रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में। और उस ईल्ड को फर्दर रिकवर करने के लिए फार्मर्स एक कैस्केडिंग इफेक्ट में कंटिन्यूस फर्दर ओवरडोजिंग कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का। पंजाब, हरियाणा में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के रिजल्ट्स मिले हैं, और वेस्टर्न यूपी भी मैं ये कहूँगा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स होता है। यूपीएससी हमेशा आपसे सॉल्यूशन जानना चाहती है,
आप कल किसी भी मिनिस्ट्री को संभालेंगे या डिस्ट्रिक्ट को संभालेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको सॉल्यूशंस देने हैं, तो यूपीएससी वांट्स सॉल्यूशन फ्रॉम यू। सो कंजम्पशन रिड्यूस करने के लिए सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? सो मेजर सॉल्यूशंस क्या हैं, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज़। बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करने से क्या होगा, सबसे पहले एक सस्टेनेबल यूज़ है, प्रोडक्शन में कोई बहुत ज़्यादा एमिशंस नहीं होता है, और प्लस आपका सिटी में जो वेस्ट है वो भी कम हो जाएगा। फर्टिगेशन, फर्टिगेशन प्रोसेस क्या है कि जो आपके लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं आप उनको वाटर में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिगेशन एक्चुअली। सो लिक्विड फर्टिलाइजर्स को टारगेटेड यूज़ करें वाया स्प्रिंकलर्स और ड्रिप इरिगेशन, सो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, डेफिनेटली आपका प्रोडक्शन भी आपको उतना कम करना पड़ेगा। थर्ड वन, लेग्यूम बेस्ड क्रॉप्स। लेग्यूम बेस्ड क्रॉप्स क्या होती हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। सो नाइट्रोजन से जो एटमॉस्फेयर से फिक्स करने वाला जो है वो सबसे बेस्ट है, नेचुरल तरीका, आपको कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए ज़्यादा, सो बेस्ट है वो क्रॉप आप लगाएं, क्रॉप रोटेशन में लगाएं, आप नॉर्मल क्रॉप्स लगाएं और लेग्यूम बेस्ड क्रॉप लगाएं। जनरली जो पल्सेस जो होती हैं वो इस तरह की लेग्यूम बेस्ड क्रॉप होती हैं, उनकी रूट्स में लेग्यूम्स, सो दे कैन फिक्स डायरेक्टली नाइट्रोजन। अवेयरनेस, आप फार्मर्स में अवेयरनेस बढ़ाएं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं केवीके से, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से, आईकार जो हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग फील्ड प्रोग्राम चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि किसानों में अवेयरनेस आएगी कि ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से आपको ईल्ड नहीं बढ़ने वाली है, आपको बैलेंस्ड इनपुट करने हैं। तो बैलेंस्ड इनपुट करने के लिए जैसे गवर्नमेंट का मिशन है सॉइल हेल्थ कार्ड वाला, उसको हॉलिस्टिकली अप्रोच में एक काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हमें उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका रेगुलर अपडेट्स करने पड़ेंगे सॉइल हेल्थ को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि फैक्ट बेस्ड हम लोग फार्मर्स को माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इंसेंटिव मैकेनिज्म, जो फार्मर्स अपने सॉइल हेल्थ कार्ड अपडेट करा रहे हैं और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और टच में हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के और वहाँ के साइंटिस्ट और फैकल्टीज़ के, सो उनको इंसेंटिव और अवार्ड्स की स्कीम्स कुछ की जा सकती है जिससे कि एक कम्पिटिटिव माइंडसेट बने फार्मर्स में। तो वो कुछ स्कीम्स चल भी रही हैं ऐसी, तो ये एक अच्छा है। जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री की जो कंपनीज़ हैं वो भी अपनी जो मार्केटिंग सेक्शंस हैं उनका काफ़ी अच्छा यूटिलाइज़ करती हैं। वो मार्केटिंग सेक्शंस जो हैं फील्ड में जाके कुछ प्रैक्टिकल्स दिखाते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है, कितना आपका डेफिशिएंसी है, वो बहुत अच्छा है। जो मोबाइल लैब एक कॉन्सेप्ट है, मोबाइल सॉइल हेल्थ टेस्टिंग लैब जाती है, तो गांव-गांव में जाकर वो गाड़ी में जाते हैं लैब लेके अपनी, और वहाँ पर जाकर सॉइल हेल्थ की चेकिंग करते हैं। प्लस कंपोस्ट प्रमोशन, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपोस्ट का जितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे आपका वेस्ट का बर्डन भी कम होगा और प्लस आपकी कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी काफ़ी ज़्यादा इसका जो एरिया है बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया काफ़ी कम है। बट जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो जो प्राइसिंग होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वो भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के एट पार आने की ट्राई करेगा। सो धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी इस पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर तो कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर भी, जहाँ पर फर्टिलाइजर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी प्रमोट करना होगा। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि हमने कंजप्शन रिड्यूस करना है, लेकिन अब हमें ऑप्टिमाइजेशन क्या करना है। तो सबसे पहले जो हम इसे यूपीएससी के हिसाब से कुछ थोड़ी टर्मिनोलॉजी अगर हम अट्रैक्टिव लिखेंगे तो आपका आंसर थोड़ा ज़्यादा मार्क अट्रैक्ट करेगा। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं राइट सोर्स और टाइप। आपको राइट टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ कर रहा है कि कौन सा डेफिशिएंसी है बेस्ड ऑन सॉइल हेल्थ कार्ड, वही टाइप का फर्टिलाइजर यूज़ करना है। राइट रेट, कितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करना है बेस्ड ऑन टेक्निकल इनपुट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और अदर केवीकेज एक्सपर्ट्स। प्लस राइट टाइम, आपको क्रॉप के किस टाइम पे किस स्टेज पे कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है ये आपको अपडेट होना चाहिए और उसी टाइम पे वो यूज़ करना है, तभी आपको इफेक्टिव यील्ड आपको मिलेगा और आपका कंजम्पशन भी कम होगा। राइट प्लेस, आपको कहाँ पे यूज़ करना है। राइट प्लेस मीन्स आपको टारगेटेड रूट्स पे करना है, अगर कोई डिसीज़ है तो आपको कुछ अप्लाई करना है, लीव्स पे अप्लाई करना है स्प्रे करके। सो प्लेस शुड बी, सो इन सब के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपका जो एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो एक सिस्टम है, एग्री मित्रा करके आप एक कुछ विलेज वाइज रख सकते हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं एग्री मित्राज के नाम से, और प्लस केवीकेज के जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टच में फार्मर्स रह सकते हैं,
फील्ड प्रैक्टिकल जो डेमोज हैं वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती हैं जनरली। तो ये सब का कॉम्बिनेशन ही इन सब चीज़ों को हेल्पफुल बनाएगा, इन सब टूल्स को। तो ये है। अगर हम बात करें लास्ट देखें तो यूपीएससी के पेपर का काफ़ी पैटर्न चेंज होता है। तो हमेशा जनरली वो लोग रीसेंट न्यूज़ इस सेक्टर की क्या है उसी में बिलीव करते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि अभी रीसेंट क्या हुआ था, इंक्रीज इन सब्सिडी ऑन डीएपी। क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में जो है रॉ मटेरियल्स के प्राइस बहुत बढ़ गए फर्टिलाइजर्स के। तो डीएपी का प्राइस जो पहले 1700 रुपीज़ पर बैग था 50 केजी का, वो अभी 2400 हो गया। लेकिन फार्मर्स पे इतना बर्डन सडनली हम नहीं डाल सकते क्योंकि हमारी प्राइसिंग उतना फास्ट चेंज नहीं होती है, नहीं तो फूड इन्फ्लेशन बहुत फास्ट इंक्रीज होगा। तो गवर्नमेंट ने उस बर्डन को एब्जॉर्व करने के लिए क्या किया, हमारा डीएपी पे जो सब्सिडी है वो 500 रुपीज़ पर बैग से करके 1200 कर दिया। सो जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस का बर्डन था वो गवर्नमेंट ने एब्जॉर्व कर लिया एंड प्राइस आर सेम इन द मार्केट फॉर द फार्मर्स। हाई प्राइस ऑफ डीएपी जैसे डिस्कस कर चुके हैं कि डीएपी के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक काफ़ी न्यूज़ था। गैस ग्रिड, गवर्नमेंट का प्लान है कि पूरी कंट्री में गैस का एक बड़ा ग्रिड जो ऊर्जा गंगा के नाम से है उसको इंस्टॉल किया जाए। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनका करीबन अराउंड 15,000 किलोमीटर का एक गैस नेटवर्क ऑलरेडी है। कुछ और कंपनीज भी हैं जिनके गैस के नेटवर्क हैं, फर्दर उसको एक्सपेंड करना है और देश के जो भी हमारे इवन काफ़ी बैकवर्ड रीजन्स हैं वहाँ तक उसको पहुँचाना है। और वहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग कि जो हमारे गैस को मोस्टली हमारा जो प्रोडक्शन उतना नहीं है गैस का, तो हमें बाहर से लेके आना, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं एलएनजी टर्मिनल्स लगा रहे हैं जगह जगह कोस्टल एरियाज़ में, और वहाँ से कनेक्टेड गैस जो है इस पूल में जाएगी। तो ये एक है। तो नए प्लांट्स, गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो नए प्लांट्स आ रहे हैं जिसमें जो ओल्ड प्लांट्स थे उनको रिवाइव किया जा रहा है। जैसा मैंने पहले बताया गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी में 3 नए प्लांट आ रहे हैं। रामागुंडम का प्लांट कमीशन हो गया। तो इससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बर्डन कम हो जाएगा, जो यूरिया हम इंपोर्ट करते थे वो कम हो जाएगा। प्लस कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट काफ़ी आजकल न्यूज़ में है, जैसे तलचर में एक प्लांट आ रहा है जो कोल इंडिया लिमिटेड इसको लीड कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, कोल को गैसीफाई करके वहाँ से हम लोग सिन गैस जो हाइड्रोजन जिससे मिलेगा हमें, और हाइड्रोजन देन अमोनिया हम प्रोड्यूस करेंगे, देन फाइनली यूरिया। सो कोल बेस्ड प्लांट का एक चल रहा है। ग्रीन अमोनिया आजकल बहुत चल रहा है। जो एनर्जी है हमारा अमोनिया बनाने के लिए, वो नॉर्मली हम लोग अभी क्या है कि हाइड्रोकार्बन और ये यूज़ कर रहे हैं, उसमें CO2 काफ़ी एमिशन होता है। तो इसमें ग्रीन अमोनिया में क्या है कि आपकी जो एनर्जी होगी वो आपकी एक तरह से जो एनर्जी यूज़ होगी, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो सकता है हम कल या तो हम इलेक्ट्रोलाइजर्स आ रहे हैं आजकल, तो ब्लू हाइड्रोजन जो एक तरह से जो हमारी पावर है हाइड्रो पावर या तो हम लें, या फिर हम लोग कुछ ऐसी पावर जनरेट करें जो ग्रीन सोर्स से आए, मतलब कि हमारा एमिशंस ना हो। तो इस तरह के एमिशन लेस जो बेस्ड पावर हैं जो अमोनिया प्लांट में यूज़ होगी, देन हम ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। अलग अलग तरह के हैं, ग्रीन अमोनिया है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्लू हाइड्रोजन है। तो ये सब हम रिसेंटली इसमें अपडेट्स हैं। इंक्रीज इन ग्लोबल प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जैसा कि अभी ये टच में था, काफ़ी रॉ मटेरियल्स के प्राइस काफ़ी हाइक हो गए थे क्योंकि कुछ वहाँ पर लोकल इश्यूज़ भी थे, और प्लस सप्लाई चेन काफ़ी अफेक्ट हुई, सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ कोविड। तो इस सब के चलते जो फर्टिलाइजर्स के प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो गए थे। तो ये इस सेक्टर्स के मोटा मोटी हम लोग अगर देखें तो सब्सिडाइज्ड सेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका हम लोग कह सकते हैं कि सब्सिडी एक बड़ा चैलेंज है इस सेक्टर का, और उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, नए डेवलपमेंट्स कर रही है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें इस सेक्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने जस्ट एक रफ लैंग्वेज में बनाए हैं। सो इसी के चारों तरफ ही इस सेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे बाहर कुछ पूछना मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे। अगर कुछ पूछेंगे भी तो इस स्लाइड्स में सब कुछ कवर हुआ है, आप वहाँ से जस्ट आपको पिक एंड चूज़ करना है आपको क्या मेंशन करना है। जैसे कि अब मेरा पहला क्वेश्चन है, हाउ फर्टिलाइजर सब्सिडीज इरोडिंग इंडियाज फाइनेंशियल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, डिस्कस इन लाइट ऑफ रिसेंट इंक्रीज इन सब्सिडी। जैसे कि आप कह रहे हैं रिसेंटली गवर्नमेंट ने पर बैग 1200 रुपीज़ इंक्रीज कर दिया, 500 से 1200 कर दिया, तो हाउ इट विल इरोड द फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। देखिए, जब किसी भी चीज़ को आप रेट कम करेंगे, रेट होल्ड रखेंगे, तो फार्मर्स उसको काफ़ी यूज़ करेंगे,
फार्मर्स यूज़ करेंगे तो फिनेंशियल बर्डन आपकी सब्सिडी पर पड़ रहा है। सबसे पहला वो आपका क्या है कि एक जो पैसा किसी और सेक्टर में जा सकता था, एजुकेशन, हेल्थ या किसी और सेक्टर में जा सकता था, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, दे हैव टू शिफ्ट। तो एक ये फिनेंशियल बर्डन पड़ेगा, इस तरह से फिनेंशियली इरोड करेगा। एनवायरमेंटली जैसे हमने डिस्कस किया, एनवायरमेंटल हेल्थ इसलिए डिस्कस करेगा कि आपका जितना ज़्यादा यूज़ होगा आपका ह्यूमन हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा, एंड एनवायरनमेंट में रन ऑफ होगा, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो इस तरह से ये हम आपको इसमें डिस्कस कर सकते हैं। आप स्टार्ट करें फर्टिलाइज़र का थोड़ा डेफिनेशन दे के, सब्सिडी क्या होती है, फिर सब्सिडी फिनेंशियल कितना सब्सिडी बर्डन होता है, जैसे हमारा टोटल कितना होता है 1 लाख करोड़ होता है, अब कितना इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप एक सीरीज़ में अगर आप बना कर देंगे आंसर में तो एक अच्छा आंसर, फिर आप उसमें लास्ट में आप वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए आपको सब्सिडी तो देनी ही है अभी, क्योंकि प्राइस इतने हाई के हैं। अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे तो मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा, आपको जो फूड ग्रेन के प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस आपको हाइक करने पड़ेंगे। सो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि एजुकेट फार्मर्स फॉर द रेशनलाइज यूज, introduce liquid, further increase the use of liquid fertilizers to reduce the consumption, एनर्जी एफिशिएंट प्लांट्स का जो डेवलपमेंट चल रहा है। सो इस तरह से आप ये सॉल्यूशंस दे सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्निकल इनपुट्स, सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली और ज़्यादा एरिया बढ़ाया जाए। सो ये सब आप कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। मेजर फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स द इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड मेजर चैलेंजेस। अब क्या फैक्टर्स हैं जो इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी के लिए लीड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या था कि पहले उतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थे, अभी क्या है आपको गैस इजीली अवेलेबल है, गैस नेटवर्क बन गया है। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपको मूव कर रहे हैं। प्लस इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, 20-25% तक इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी। उसको कम करने के लिए हमें नए प्लांट्स लगा पा रहे हैं क्योंकि गैस की अवेलेबिलिटी है और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं, मेजर चैलेंजेस क्या है, देखिए सब्सिडी बर्डन एक तो बढ़ता है, जितना आप सप्लाई अवेलेबल होगा मेजर चैलेंज होगा कि सब्सिडी बर्डन बढ़ रहा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर प्लांट। तो ये एक है, आपको लैंड की अवेलेबिलिटी करानी है। प्लस हेल्थ, जो एनवायरमेंटल हेल्थ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इस तरह से आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर रिड्यूस द फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी, जैसे ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर, मेजर फैक्टर्स जो डिमांड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्यों डिमांड इतना बढ़ रहा है। सबसे पहले हमारा जो है पॉपुलेशन बर्डन बढ़ रहा है, तो आपको ईल्ड बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारा ईल्ड जो है एवरेज वर्ल्ड ईल्ड से एवरेज से भी कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए एक माइंडसेट ये है कि कंटिन्यूस आप फर्टिलाइजर यूज़ कीजिए। प्लस इन्वेसिव स्पीसीज जो आके हमारा कुछ आके डैमेज कर रहे हैं मींस क्रॉप एनवायरनमेंट को, तो उसके लिए भी फर्टिलाइज़र, डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहे हैं। प्लस एक माइंडसेट है फार्मर्स का कि जितना ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे ईल्ड इंप्रूव होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये एक मेजर फैक्टर है डिमांड बढ़ने का। सो एक इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स कम हो रही है कि सपोर्ट जो सॉइल है वो सपोर्ट करना बंद कर देती है एक बात के बाद, तो फर्दर डिमांड इंक्रीज होती है, फार्मर्स और ज़्यादा डालते हैं। प्लस टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से जो है साइकिल्स का टाइम कम हो गया है, तो क्या होता है कि कंटिन्यूस फर्टिलाइजर की डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, तो साइकिल्स कम हो गए बिटवीन द क्रॉप्स। तो एक एक साल में कहीं कहीं पे क्रॉप्स के नंबर्स, रोटेशंस चेंज हो गए हैं, तो ये है। फिर फर्टिलाइजर इंटेंसिव क्रॉप्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है फार्मर्स का, और बायो फर्टिलाइजर्स पे उतना ज़्यादा बिलीव नहीं है, तो अवेयरनेस की कमी है। ये सब पॉइंट्स आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। फैक्टर्स लीडिंग टू इम्बैलेंस इन यूज़ ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, इम्बैलेंस होता है, एक सबसे बड़ा इम्बैलेंस क्या, रीजनल इम्बैलेंस है, फिर न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस है। रीजनल इम्बैलेंस क्या कहेंगे हम लोग कि जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ होता है पर हेक्टेयर, लेकिन अदर स्टेट्स में बहुत कम होता है, तो एक रीजनल इम्बैलेंस है। प्लस न्यूट्रिएंट्स इम्बैलेंस क्या है कि हमारी रिक्वायरमेंट यूरिया की नहीं है, सॉइल की रिक्वायरमेंट में बोरोन है या फिर जिंक है, बट हम लोग यूरिया ही इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो इस तरह के इम्बैलेंस होते हैं। उनको आप किस तरह से करेंगे, ये माइंडसेट होता है, इसके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारा ईल्ड पैटर्न को क्रॉप रोटेशन को चेंज करना है, क्रॉप रोटेशन बार बार चेंज नहीं होता है, तो क्या होता है, इम्बैलेंस यूज़ होता है। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप उसमें रखेंगे, बट यू हैव टू पुट इन वेरी सीरीज एंड हेडिंग वाइज, सो आप अच्छे मार्क्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये एक फर्टिलाइज़र सेक्टर जो आज हमने कवर किया, उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट्स जो इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर इसमें इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको कमेंट्स को वेलकम करता हूँ।
ज़रूर कमेंट करें। हम अगली बार फिर एक नए सेक्टर के साथ आपके सामने आएंगे और डिटेल में इसी तरह से आपके सामने उसको रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।